हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि मिड टर्म का पेपर चल रहा है। इसी मिड टर्म को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए क्लास 11th का किसका तो दोस्तों क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी के हम चैप्टर नंबर 1+2+3 यानी 3 चैप्टरों के कुछ सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो ठीक है 3 क्वेश्चन जो है यानी 1, 2, 3 ठीक है 3 चैप्टर है, 1 है, 2 है और 3 है। इन तीनों ही चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम लेकर के आए हैं। अगर आप इसे एक बार भी चलते चलते देख सकते हैं तो आप निश्चित तौर पे इसमें से कम 5 से 7, 8 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस देश का संविधान अलिखित है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसे आप जरूर एक बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान भी है और यह विस्तृत संविधान भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन संख्या ए प्रारूप समिति के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जब उद्घाटन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लग गया था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान की बात की जाए तो 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है सॉरी, और शुरू में देखा जाए तो 8 अनुसूची थी। अब कह रहा है क्या भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी उसी में, और 2 दिन के बाद क्या हुआ राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं। जिसमें सरलता पूर्वक संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। अगला कह रहा है कि अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था, जबकि अंतिम रूप से 299 लोग थे, लेकिन उस दिन 15 आदमी क्या थे, एब्सेंट थे। तो 284 लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संविधान का कौन सा ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद का ही पारित हो गया था। तो वो था सार्वभौमिक
बेशक मताधिकार, इसको लेकर के हमारे संविधान सभा में किसी प्रकार का बहस नहीं हुआ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आगे कह रहा है क्या, कह रहा है कि संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि पहले कितने थे, 7 हुआ करते थे। अब कह रहा है क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्माण हुआ था किसके आधार पर, तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों के द्वारा हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत को हमने कहां से लिया है, अवशिष्ट शक्तियां हम कहां से लिए हैं, कनाडा के संविधान से लिए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, टोटल 11 सत्र हुए थे। कितने हुए थे, 11 सत्र हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी, टोटल 165 बैठकें हुई थी। अगला कह रहा है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो शुरुआती दौर में 389 थी। आगे चल करके जब पाकिस्तान बन गया तो इसमें से 90 लोग निकल गए, तो फाइनली 299 लोग इसमें बच गए थे। लेकिन ये पहले वाली की बात कर रहा है। अगला कह रहा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। पैथिक लॉरेंस ने संविधान सभा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना में क्या प्रावधान किया गया था, तो इसमें यह कहा गया था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे, तो प्रांतीय विधानसभाओं के आधार पर चुने गए थे सीधे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ था, 1996 में लागू हुआ था। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन संख्या ए, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई थी, तो हमें ब्रिटेन से लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, बी ऑप्शन हो जाएगा, भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 4 संबंध है, भाग 4 किससे संबंध है, तो ये संबंध है, ए ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, जिसका संबंध 36 आर्टिकल से लेकर के 51 तक के बीच दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, कहां से कहां तक, तो 12 से लेकर के 35 तक है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक यानी महत्वपूर्ण भाग कहा था, तो भाग 3 को कहा था। ठीक है, भाग 3 को। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो शुरू में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि अभी वर्तमान में कितना है, 6 है। अगला कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो अभी हैं कितने, 6 हैं, तो इसका उत्तर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व तो किसके पास है, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त दोनों के पास इसका दायित्व है। अगला कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है, किसको किया गया है, तो मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी कर सकता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त 2 A+B। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है,
संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो यह एक विधिक अधिकार है, यानी यह कैसा अधिकार है? यह एक कानूनी अधिकार है। पहले यह भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। अगला कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो समादेश, अर्थात इसे हम रीट कहते हैं, और यह रीट कितने हैं? 5 होते हैं। अगला कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है? तो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार के अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 32। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था? यानी हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ये तो 1972 में, सॉरी 76 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? तो रूस से लिया गया है। और उस वक्त हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 11 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो दोस्तों इसको याद रखिए, 4 क जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है? 4 क, क्योंकि 4 में तो राज्य का नीति निर्देशकत्व है और 5 में तो राष्ट्रपति है, तो ऐसे में यहाँ पे क शब्द जोड़ करके इसको ऐड किया गया है। अगला कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला कह रहा है क्या क्वेश्चन? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के 24 तक इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। देखिए, स्वीकार करना एक अलग चीज होता है, लागू करना अलग चीज होता है। स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो भाग 15 में चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया है। अगला कह रहा है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था? 1993 में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम चुनाव आयुक्त हमारे देश के कौन थे? सुकुमार सेन। जब हमारे यहाँ पहला चुनाव 1951 और 52 में जब हुआ, तो उस समय पहला चुनाव आयुक्त हमारे कौन थे? सुकुमार सेन थे। और 1950 में ही चुनाव आयोग की स्थापना भी किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुआ था। अगला कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, जो अभी भी वर्तमान में है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 62 के तहत। अगला कह रहा है क्या कि भारत में कितने चुनाव में, किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अर्थात अप्रत्यक्ष विधि नहीं अपनाई जाती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, राज्यपाल का चुनाव नहीं, नियुक्ति होता है। अदरवाइज राज्यसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो या राष्ट्रपति का, इन तीनों जगह पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अप्रत्यक्ष विधि अपनाई जाती है। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, उसकी तो राष्ट्रपति नियुक्ति
करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 324 के तहत किया गया है। और पूरे निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था? ऑप्शन संख्या बी, न्यूजीलैंड ने दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। यही अगर कोई बात कहता है कि राज्यसभा या विधान परिषद का अगर चुनाव किसी को लड़ना है तो इसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। जबकि वही पंचायती राज व्यवस्था हो, पंचायती राज व्यवस्था हो या आपका नगर निगम का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, इसके लिए आपको व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और ऐसे तो देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है मिनिमम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा वोट कर सकता है? कौन व्यक्ति वोट करेगा जी? जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो वह व्यक्ति वोट कर सकता है। अब कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें लोग बिना प्रतिनिधित्व के सीधे भाग लेते हैं कौन सी कहलाती है? तो इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले यूनान में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे कौन सा चुनाव कहते हैं? तो इसे हम आम चुनाव कहते हैं। चुनाव हमारे यहाँ कितने होते हैं? 3 तरह का चुनाव होता है। एक आम चुनाव होता है, एक उपचुनाव होता है और एक मध्यावधि चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं वह व्यवस्था क्या कहलाती है? इसको भी हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल मानते हैं। अगला कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? तो देखिए, चुनाव कराना भी उसका काम है, मतदाता सूची भी तैयार करना काम है, आचार संहिता लागू करना भी काम है, लेकिन चुनाव में किसी राजनीतिक दल का प्रचार करे ये इसका काम नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो देखिए, इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 जो पहले पूरा हो जाए। कहने का मतलब हुआ कि अगर उसकी नियुक्ति 55 साल में हुई है तो ऐसे कंडीशन में ये 6 साल पूरा करेगा तो 61 वर्ष तक निश्चित तौर पे रहेगा, क्योंकि ये 6 साल पूरा कर रहा है। लेकिन अगर उसकी नियुक्ति 62 साल में हुई है तो पहले तो 65 पूरा कर रहा है, यानी वो 3 ही साल रहेगा और 65 साल की उम्र होते ही वो अपना रिटायरमेंट ले लेगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य है? तो देखिए, मतदाता सूची तैयार करना भी काम है, चुनाव की घोषणा करना भी काम है, मतदान करवाना भी उसका काम है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पूरे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र यानी हमारे यहाँ लोकसभा के क्षेत्र में इसे बांटा गया है। टोटल हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी है जो निर्वाचित है? तो निर्वाचित 543 है। इसी पर सरकार चल रही है। अब कह रहा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो एक ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हमारे यहाँ प्रक्रिया है ना कि मान लीजिए कि ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, खड़ा होने के लिए तो 15 व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, खड़ा होने के लिए तो 10 व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक, इसलिए एक ही व्यक्ति चुना जाता है। अगली प्रक्रिया कहता है कि भारत के किस प्रकार के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को अपनाया गया है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली में हमें क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव में अपनाया गया है, अर्थात इसे हम कहते हैं सर्वाधिक वोट की प्रणाली, यानी जिसे जितना अधिक वोट मिलेगा उसी की क्या होगी? जीत होगी। वोट का अंतर केवल एक भी क्यों ना हो।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000 रुपया होता है। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन था। केरल था। पहला राज्य कौन था। केरल था। अगला कह रहा है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्चित करता है। तो भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है। अगला कह रहा है कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है। तो देखिए अलग अलग है, इसमें केवल पूछ रहा है कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है, यानी इसमें ये नहीं कह रहा है कि एससी का अलग और एसटी का अलग, दोनों प्लस करके पूछ रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 131 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है कि राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है। निर्वाचन आयोग देता है। टोटल हमने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये 3 चैप्टर से मिला करके हमने आपके पहले वीडियो में एक शॉर्ट्स वीडियो बनाने का प्रयास किया, जिसमें टोटल आपको हमने 82 क्वेश्चन दिया। आप अगर इसे पूरा का पूरा एक चलते चलते भी पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप कम से कम 8 क्वेश्चन तो करके आएंगे। अगले वीडियो में हम आपको 4 + 5 + 6 ये 3 चैप्टर का एक और वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर और छठा यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का एक साथ वीडियो होगा और आप इसे देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।